कहते हैं मिस्र की रेत के नीचे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कहीं सुनहरी मम्मियां मिली, कहीं हजारों साल पुरानी गुप्त नगरी, तो कहीं अधूरे पत्थर के दैत्य। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मान्यताओं के अनुसार एलियन और इंसान ने मिलकर बीस्ट ह्यूमन पैदा किए और उन्हीं ने पिरामिड बनाए। दोस्तों, यह रहस्य आपको चौंका देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर खोज पिछले से ज्यादा अद्भुत है। नंबर 1, द लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन, मिस्र का खोया हुआ स्वर्णिम नगर। पिछली एक सदी में मिस्र की धरती पर जितनी भी खोजें हुई, उनमें से ज्यादातर पुरानी जानकारियों को ही दोहराती रहीं और कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जो तुतनखामुन की कब्र जैसी सनसनीखेज खोज को टक्कर दे सके। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा बदलाव लाता है। जैसे जैसे नए वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और विशेषज्ञ आधुनिक तकनीकों और बेहतर उपकरणों के साथ मिस्र पहुंचे, यह साफ हो गया कि समय ने अपने सीने में अब भी कुछ चौंकाने वाले राज दबा कर रखे हैं। और सच में इस बार उन्होंने निराश नहीं किया। हाल ही में मिस्र की धरती पर ऐसा खोजा गया जिसे अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मिस्र की खोज माना जा रहा है, तुतनखामुन की कब्र के बाद। यह खोज थी दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन शहर, द लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन। इसे मिस्र का पोम्पेई भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह इटली में ज्वालामुखी के राख ने एक पूरे शहर को समय में कैद कर दिया था, वैसा ही कुछ यहां भी हुआ। इस शहर को देखकर पहली बार वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को यह अनोखा मौका मिला कि वे जान सकें उस समय मिस्रियों की जिंदगी कैसी थी, जब मिस्र अपने साम्राज्य के शिखर पर था। यह खोज इस सवाल को भी और गहरा करती है कि आखिर क्यों एक फराओ ने अचानक अपनी राजधानी बदल दी थी। खुदाई में कई जगहों से मिट्टी के बर्तन, कलश और कई टुकड़े मिले, जिन पर लिखे शिलालेख बताते हैं कि इस शहर पर एक ही समय में 2 फराओ ने राज किया था। यहां से सोने चांदी के आभूषण बनाने के सांचे, कब्रों और मंदिरों में सजावट के लिए बने मूल ढांचे, और यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिन्हें देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। सबसे अजीब खोजों में एक था 2 गायों या बैलों का दफन। इस खोज का अब तक कोई स्पष्ट सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व सामने नहीं आया है। वैज्ञानिक अब भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी रहस्यमय खोज थी एक ऐसे इंसान की कब्र जिसकी घुटनों को मजबूती से रस्सी से बांधा गया था। क्यों ऐसा किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या यह कोई सजा थी या किसी विशेष अनुष्ठान का हिस्सा? यह अब भी रहस्य है। यह पूरा शहर जैसे समय की परतों में जमे रहस्यों को खोल रहा है। यहां कई जगहों पर छोटे छोटे कमरे, गलियां और कार्यशालाएं मिली हैं। इन्हीं में से एक कमरे को देखकर पुरातत्वविदों ने तुरंत पहचान लिया कि यह जगह रोजमर्रा के कामों और सजावटी वस्तुएं बनाने की थी। वहीं दूसरी तरफ रहने के मकान और लोग कैसे रहते थे, उसके भी प्रमाण मिले। हर दीवार और हर ईंट मानो उस समय की एक नई कहानी कहती है। इस खोज ने मिस्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों एक समृद्ध और फलता फूलता शहर अचानक उजड़ गया? क्यों यहाँ की गलियां, घर और कार्यशालाएं अचानक समय के गर्त में समा गईं? इसका जवाब शायद आने वाले समय में और खुदाइयों के साथ सामने आए। लेकिन इतना तय है कि द लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह शहर न सिर्फ मिस्र के इतिहास को और गहराई से समझने का मौका देता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि रेगिस्तान की रेत अब भी अपने भीतर ऐसे अनगिनत रहस्य दबाए बैठी है जिन्हें उजागर करना बाकी है। नंबर 2, द टूम्स ऑफ सक्कारा। रेत के नीचे छिपा विशाल मृतक नगर नाइल नदी के पश्चिमी किनारे पर रेत से झांकते टूटी फूटी पिरामिडों की आकृति किसी दैत्य के दांत जैसी दिखाई देती है। यह जगह है सक्कारा, मिस्र का एक ऐसा प्राचीन स्थल जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सदियों से मोहित कर रखा है। यहां खड़ा हुआ स्टेप पिरामिड मिस्र के इतिहास में पहला ऐसा स्मारक माना जाता है जिसने आने वाले समय में पिरामिड बनाने की परंपरा की नींव रखी। 5 मील लंबी रेगिस्तानी जमीन पर बिखरे छोटे बड़े पिरामिड ऊपर से देखने पर तो बेहद रहस्यमय लगते ही हैं,
लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे छिपा हुआ है। पुरातत्वविद मोहम्मद यूसुफ ने एक संकरी रस्सी पकड़कर उस शाफ्ट में उतरने की हिम्मत की जिसे 2000 सालों से बंद कर रखा गया था। जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी छूना पत्थर की दरारों से गुजरी, सामने चमकते सोने का चेहरा और पंखों वाला मुकुट दिखाई दिया। यह थे मृत्यु और परलोक के देवता ओसिरिस, और यह उन कई मूर्तियों में से एक थी जो सदियों से इस गुप्त कक्ष की रक्षा कर रही थी। भीतर प्रवेश करते ही यह साफ हो गया कि यह स्थान सामान्य लोगों का नहीं बल्कि धनी और विशेष वर्ग का अंतिम ठिकाना था। दीवारों पर सुनहरी परत छड़ी नकाबें, बारीक तराशी गई बाज की मूर्तियां और चमकदार रंगों से सजे हुए पवित्र स्कैरब की आकृतियां मौजूद थीं। लेकिन जैसे जैसे खोजी दल आगे बढ़ा, रहस्य और गहराते गए। यहां उन्हें ऐसे दर्जनों ताबूत मिले जिन्हें अस्त व्यस्त ढंग से एक दूसरे के ऊपर ठूंस दिया गया था, मानो यह कोई मकबरा न होकर लकड़ी का गोदाम हो जिसमें हर जगह से रंग बिरंगे ताबूतों का अंबार लगा हो। हर ताबूत खूबसूरती से रंगा हुआ था, लेकिन चारों तरफ बिखरी हड्डियां, फटे कपड़े और रेत में दबे टुकड़े यह संकेत दे रहे थे कि यह जगह वैभव और अव्यवस्था का अजीब संगम थी। यही नहीं रुके, कमरे के अंदर और भी कई बहुमूल्य वस्तुएं मिली। कांस्य की मूर्तियां, सुनहरी नकाबें, कीमती रत्न और उत्कृष्ट चित्रकला के नमूने। यह खोज जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही विरोधाभासी भी। आखिर इतनी दौलत और कला से भरे इन ताबूतों को इस तरह अव्यवस्थित ढंग से क्यों रखा गया? क्या यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, या उस समय मिस्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था में किसी संकट का परिणाम? जब टीम ने और गहराई में खुदाई की तो यह पता चला कि यह विशाल कब्रगृह कई और आपस में जुड़े कक्षों तक जाता है। हर कक्ष में फिर से ताबूतों का पहाड़ दिखाई दिया, यहां तक कि कुछ ताबूत तो शाफ्ट की दीवारों में ही गाड़ दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कब्रिस्तान संभालने वालों के पास जगह की कमी हो गई थी और वे किसी भी कोने में ताबूत फिट कर रहे थे। आज इस खोज को मेगा टॉम्ब कहा जाता है और यह अब तक मिस्र में मिली ताबूतों की सबसे बड़ी संख्या है। यहां से मिली हर वस्तु, हर हड्डी और हर चित्र मिस्र की उस सभ्यता की परतों को उजागर करता है जो वैभव, रहस्य और अराजकता से भरी हुई थी। साकारा की इन कब्रिस्तानों ने न सिर्फ इतिहासकारों को उलझन में डाल दिया है बल्कि दुनिया भर से यात्रियों को आकर्षित किया है। यह खोज एक बार फिर साबित करती है कि मिस्र की रेत आज भी अपने भीतर ऐसे रहस्य दबाए बैठी है जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। नंबर 3, द स्टोन ऑफ अ प्रीस्ट, रेगिस्तान से निकली रहस्यमयी शिला। मिस्र के उत्तर पूर्वी इलाके में एक साधारण किसान रोज की तरह अपनी फसलों की बुआई की तैयारी कर रहा था, पर उस दिन उसके हल ने रेत की सतह पर किसी कठोर चीज से टक्कर खाई। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक खूबसूरती से तराशी गई बलुआ पत्थर की पट्टिका दबी हुई थी। शुरुआत में यह किसान भी चकित रह गया, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इसका निरीक्षण किया तो पता चला कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि 2500 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। इसे उस समय के एक फराओ, जिसे इतिहास द प्रीस्ट के नाम से याद करता है, ने स्थापित करवाया था। इस पत्थर पर एक पंखों वाला सूर्य चक्र उकेरा गया है और उसके नीचे एक अंडाकार आकृति बनी है जिसमें मिस्री हायरोग्लिफ अंकित हैं। इन चिन्हों का अर्थ है उस समय के शासक फराओ का नाम और उसकी सत्ता का प्रतीक। मिस्र के प्राचीन नगरों में ऐसी शिलाएं उस काल में समर्पण, स्मृति और सीमा चिन्ह के रूप में लगाई जाती थीं। पर्यटन और पुरातत्व मंत्रालय ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए कहा कि यह खोज उस समय के एक सैन्य अभियान से जुड़ी हो सकती है। इतिहासकार मानते हैं कि यही वही फराओ था जिसने यरूशलेम के राजा जेदेकियाह की मदद करने की कोशिश की थी ताकि वे बाबुल के आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कर सकें। जब यरूशलेम पर बाबुल का कब्जा हुआ तब यह फराओ यहूदियों के शरणार्थियों के लिए अपने राज्य के द्वार खोलने वाले गिने चुने शासकों में से एक था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शिला सीधे सीधे उसी घटना से जुड़ी है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभव है कि यह किसी और संघर्ष या गृह युद्ध की निशानी हो। अब तक इस तरह की इजराइल से जुड़ी केवल कुछ ही कलाकृतियां खोजी गई हैं,
और यही वजह है कि यह खोज और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस शिला के जरिए शायद इतिहासकार उन पलों तक पहुंच सकें जहां मिस्र और प्राचीन इजराइल का इतिहास आपस में टकराता था। यह पत्थर सिर्फ एक बलुआ पट्टिका नहीं है, बल्कि यह उन कहानियों का प्रतीक है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अधूरी पड़ी हैं। और शायद यह हमें उस सच के और करीब ले जाए जो हजारों साल पहले इन सभ्यताओं के बीच घटा था। नंबर 4, द खुफू बोट। पिरामिड के नीचे छिपा प्राचीन जलयान। पिरामिडों के भीतर से जब भी कोई खजाना या मूर्ति मिलती है तो वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी पिरामिड के नीचे से आपको एक पूरा जहाज मिल जाए तो कैसा लगेगा? यही हुआ 1954 में, जब गीजा के महान पिरामिड के नीचे एक विशाल लकड़ी का जलयान खोजा गया। यह था खुफू शिप, जिसे उस फराओ खुफू के नाम पर रखा गया जिसने गीजा का महान पिरामिड बनवाया था। यह जहाज आज तक खोजे गए सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन संरक्षित प्लैंक जहाजों में गिना जाता है। खुफू ने पिरामिड के पास 5 भूमिगत कक्ष बनवाए थे और उनमें अलग अलग आकार के जहाजों के हिस्से रखे गए थे। ऐसा माना जाता है कि यह जहाज इसलिए रखे गए ताकि खुफू मृत्यु के बाद परलोक की यात्रा के लिए उनका उपयोग कर सके। जहाज के 1224 हिस्सों पर चिन्ह बनाए गए थे ताकि उन्हें परलोक में फिर से जोड़ा जा सके। यही चिन्ह आधुनिक पुरातत्वविदों के लिए मार्गदर्शक बने और उन्होंने उसी के आधार पर इस जहाज को जोड़कर उसकी मूल आकृति में खड़ा किया। इनमें सबसे बड़ा जहाज रॉयल बार्ज कहलाया, जिसकी बनावट बेहद अनोखी थी। जहाज का पूरा तल दोनों सिरों पर ऊपर की ओर खूबसूरती से मुड़ा हुआ था, मानो यह आकाश की ओर झुक रहा हो। यह जहाज लकड़ी और तख्तों से बना था, लेकिन इसका डिजाइन शुरुआती मिस्री पपीरस नावों जैसा था। इसे चलाने या पालने के लिए नहीं, बल्कि खींचने के लिए बनाया गया प्रतीत होता है। करीब 4600 साल पुराना यह जहाज आधुनिक तकनीक की मदद से पिरामिड के नीचे से निकालकर ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम तक पहुंचाया गया। यह यात्रा आसान नहीं थी। अधिकारियों ने विशेष धातु और झटकों को सोखने वाले डिब्बे तैयार किए ताकि यह अनमोल धरोहर जरा भी क्षतिग्रस्त न हो। 5 मील की दूरी तय करने में 10 घंटे से अधिक लग गए, क्योंकि इसे धीरे धीरे और अत्यधिक सावधानी से ले जाया गया। खुफू शिप सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का ऐसा चमत्कार है जिसने समय की सीमाओं को लांघ दिया है। यह अब तक खोजे गए सबसे बड़े और पुराने जैविक अवशेषों में से एक है। इसे देखकर लगता है जैसे यह आज भी परलोक की यात्रा के लिए तैयार खड़ा हो। मिस्र की यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना है, जो उन्हें यह एहसास कराएगा कि हजारों साल पहले की सभ्यता कितनी उन्नत और रहस्यमय थी। नंबर 5, अनफिनिश्ड आसवान ओबेलिस्क, अधूरा पत्थर का दैत्य। मिस्र के प्राचीन पत्थर के स्मारकों में सबसे रहस्यमय है आसवान ओबेलिस्क। यह अब तक का सबसे बड़ा एकल पत्थर से बना स्मारक माना जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसे अधूरा ओबेलिस्क कहा जाता है और यह आज भी आसवान की विशाल ग्रेनाइट खदानों में वैसे ही पड़ा है जैसे समय ने उसे वहीं जकड़ लिया हो। इसके अधूरेपन के बावजूद यह खोज मिस्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरों में से एक है, क्योंकि इसने उस समय की पत्थर तराशने की तकनीकों और इंजीनियरिंग कौशल की गहराई से झलक दिखाई। इतिहासकार और वैज्ञानिक सदियों से यह सवाल पूछते आ रहे हैं कि आखिर इन विशाल ओबेलिस्कों को कैसे तराशा जाता था, कैसे इन्हें खदानों से निकालकर सैकड़ों मील दूर ले जाया जाता और फिर खड़ा किया जाता। इन सवालों का जवाब आज भी पूरी तरह से किसी के पास नहीं है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह कार्य सामान्य मानवीय तकनीकों से संभव ही नहीं था और इसमें किसी अलौकिक शक्ति या बाहरी सभ्यता का हाथ रहा होगा। आसवान ओबेलिस्क जब पूरा होता तो यह 40 मीटर से भी अधिक ऊंचा और लगभग 1200 टन वजन का होता। यह अब तक बनाए गए हर ओबेलिस्क से 30% बड़ा होता। अध्ययन बताते हैं कि यह करीब 3500 साल पुराना है और संभवतः इसे उस समय की महिला फराओ हातशेपसुत ने बनवाने का आदेश दिया था।
प्राचीन मिस्र में ओबेलिस्क आमतौर पर मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लगाए जाते थे और इन्हें राज्य की शक्ति और इंजीनियरिंग का प्रतीक माना जाता था। तो फिर यह अधूरा क्यों रह गया? जब पुरातत्वविदों ने इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि इसके आधार में एक गहरी दरार आ गई थी। माना जाता है कि यह दरार उसी समय आई जब इसे पत्थर की खदान से निकालने की कोशिश की जा रही थी। इतने विशाल पत्थर को तराशने और उठाने की क्षमता उस समय भी एक चुनौती थी और शायद इसी कारण यह स्मारक अधूरा छोड़ दिया गया। आज यह अधूरा ओबेलिस्क एक खुले संग्रहालय की तरह है, जहां लोग जाकर देख सकते हैं कि हजारों साल पहले के मिस्रवासी इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटते और आकार देते थे। यह अधूरा दैत्य हमें यह एहसास कराता है कि मिस्र की सभ्यता कितनी महत्वाकांक्षी और उन्नत थी, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि प्रकृति की एक छोटी सी बाधा किस तरह सबसे भव्य योजनाओं को अधूरा छोड़ सकती है। आसमान का यह ओबेलिस्क समय के गर्त में दबी उस अधूरी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। नंबर 6, द टूम्ब्स ऑफ द टूम्ब बिल्डर्स, शिल्पकारों का भूला बिसरा नगर। जब भी हम मिस्र के भव्य पिरामिडों और शानदार मकबरों की बात करते हैं तो हर बार चर्चा फराव और राजघरानों तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन इन अजूबों को गढ़ने वाले असली हाथ, असली शिल्पकार और मजदूर कौन थे? यह सवाल हमेशा अनदेखा रह गया। मिस्र की जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा इन्हीं कामगारों और शिल्पकारों से बना था। फिर भी इतिहास की किताबों में उनके बारे में जिक्र मुश्किल से मिलता है। इसी रहस्य को उजागर किया 1990 में हुई एक अद्भुत खोज ने। कहानी की शुरुआत होती है एक स्त्री से जिसका नाम था टॉरस। वह अपने घोड़े पर सवार थी। तभी अचानक घोड़ा फिसल गया और कीचड़ में ढसी एक पुरानी ईंट की दीवार से जा टकराया। जब दीवार को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह दरअसल एक अनजाना मकबरा था जो सदियों से मिट्टी में छिपा पड़ा था। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उनके सामने एक लंबा मेहराबी कक्ष आया। इस कक्ष की दीवारों में कई झूठे दरवाजे बने थे। माना जाता था कि ये दरवाजे मृतकों और जीवितों के बीच संवाद का माध्यम थे, जहां लोग अपने प्रियजनों को अर्पण चढ़ाने आते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम कब्रिस्तानों में कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। इन दरवाजों पर अनगढ़े अक्षरों में हायरोग्लिफ लिखे हुए थे जिनमें उन मकबरों के मालिकों के नाम दर्ज थे। इस लंबे कक्ष के पीछे अलग अलग दफनाने वाले कक्ष बने थे, जहां उन कामगारों और शिल्पकारों को दफनाया गया था जिन्होंने राजाओं के लिए भव्य मकबरे और पिरामिड बनाए थे। यह जगह फराओं के महलों जैसी चमक धमक वाली नहीं थी, लेकिन यहाँ ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट जैसे कीमती पत्थरों के टुकड़े मिले। इससे साफ होता है कि बड़े राजसी मकबरों के निर्माण में बचा हुआ सामान इन साधारण मजदूरों की कब्रों में उपयोग किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन मकबरों का ढांचा एक जैसा नहीं था। कुछ मकबरे गोल गुंबदों जैसे थे, कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह और कुछ छोटे पिरामिड नुमा आकृति में बनाए गए थे। लेकिन इनकी सरलता के बावजूद इनसे झलकता था कि इन्हें बनाने वाले वही कुशल शिल्पकार थे जिन्होंने मिस्र के भव्यतम स्मारकों को आकार दिया। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि मिस्र की सभ्यता सिर्फ राजाओं और रानियों की नहीं थी, बल्कि उन गुमनाम हाथों की भी थी जिन्होंने रेत और पत्थरों से इन अजूबों को जन्म दिया। इन कब्रों में दर्ज नाम और चित्र हमें बताते हैं कि वे भी अपनी छोटी सी दुनिया में सपने देखते थे, परिवार पालते थे और अपने जीवन की कहानियां पीछे छोड़ गए। टूम्ब्स ऑफ द टूम्ब बिल्डर्स मिस्र के इतिहास की उस अधूरी कड़ी को जोड़ते हैं जिसे सदियों से भुला दिया गया था। यह खोज हमें यह एहसास कराती है कि महान सभ्यताओं की नींव सिर्फ शासकों की नहीं बल्कि आम इंसानों की मेहनत और हुनर पर खड़ी होती है। और यही कारण है कि ये कब्रिस्तान आज भी समय के अंधेरे में एक उजली लौ की तरह चमकते हैं। नंबर 7, दद गोल्डन मम्मीज ऑफ इजिप्ट। सोने की चमक में लिपटे देवताओं जैसे शव मिस्र का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले जो छवि बनती है वह है सोने से लिपटी हुई रहस्यमय मम्मियां। और सच भी है, गोल्डन मम्मीज ऑफ इजिप्ट
प्राचीन मिस्र की सबसे प्रसिद्ध और जानी पहचानी खोजों में से एक हैं। इन सुनहरी मम्मियों की खोज किसी बड़े अन्वेषण से नहीं बल्कि एक संयोग से हुई। कहते हैं कि एक गड्ढे ने रास्ता भटककर रेगिस्तान में कदम रखा और वहीं पुरातत्वविदों को एक ऐसा कक्ष मिला जो समय के साथ पूरी तरह सील हो चुका था। जब उस कक्ष को खोला गया तो अंदर की चमक ने सबको चौंका दिया। वहां सैकड़ों मम्मियां सोने की परत में ढकी हुई पड़ी थीं और उनके चारों ओर बिखरा था अमूल्य खजाना, जिस पर आज तक किसी लुटेरे का हाथ भी नहीं पड़ा था। ये मम्मियां 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं और उस दौर की हैं जब मिस्र ने ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के साथ अपने रिश्ते गहरे किए थे। यही कारण है कि इन मम्मियों में आपको मिस्र के देवताओं की चमक और ग्रीक रोमन संस्कृति का प्रभाव दोनों दिखाई देते हैं। मिस्र की मान्यताओं के अनुसार देवताओं की हड्डियां चांदी की, त्वचा सोने की और बाल नीले पत्थर लैपिस लाजुली से बने माने जाते थे। इसलिए जिन शवों को देवताओं जैसा बनाना होता, उनके शरीर को सोने से ढक दिया जाता, बालों में नीली चमक दी जाती और चारों ओर कीमती रत्नों से सजाया जाता। यह भी रोचक है कि जिन पुरुषों और स्त्रियों को इन स्वर्ण मम्मियों के रूप में दफनाया गया था, वे अपनी उम्र में काफी वृद्ध थे, लेकिन उनकी कब्रों पर बने चित्रों और मूर्तियों में उन्हें हमेशा जवान, खूबसूरत और स्वस्थ दिखाया गया। इसका कारण यही था कि देवता कभी बूढ़े नहीं होते और न ही उनका सौंदर्य फीका पड़ता है। मिस्रवासियों के लिए परलोक में देवताओं जैसा बन जाना अमृतत्व का सबसे बड़ा प्रतीक था। इन मम्मियों में ग्रीक और रोमन फैशन की झलक भी साफ दिखाई देती है। कपड़ों की डिजाइन, हेयर स्टाइल और सजावट, सब कुछ उस समय के मिश्रित सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। यह मिस्र के इतिहास का वह दौर था जब लोग अलग अलग संस्कृतियों को अपनाते हुए भी अपनी धार्मिक मान्यताओं और परलोक की अवधारणा को पूरी ताकत से थामे हुए थे। गोल्डन मम्मीज की यह खोज मिस्र की सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली खोजों में से एक मानी जाती है। यह न सिर्फ मिस्र के परलोक विश्वास की झलक देती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि उस समय इंसान अपने शरीर को देवताओं जैसा बनाने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार थे। आज भी जब कोई इन सुनहरी मम्मियों को देखता है तो उसकी आंखें उसी चमक में खो जाती हैं जिसमें हजारों साल पहले मिस्रवासी अपनी आत्मा को देवत्व का दर्जा देने का सपना देखते थे। नंबर 8, द सिल्वर फराओ, चांदी के ताबूत में छिपा अनदेखा शासक। मिस्र के इतिहास में जब भी फराओ और उनकी कब्रों की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है तुतनखामुन का। लेकिन एक और फराओ था जिसने ऐसी अनोखी विरासत छोड़ी जो आज भी इतिहासकारों को चौंकाती है। उसका नाम था फराओ पुसेंस प्रथम, सुसेनस्क्यार, जिसे दुनिया द सिल्वर फराओ के नाम से जानती है। उसका शासनकाल 1036 से 989 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और दिलचस्प बात यह है कि यह अकेला ऐसा फराओ था जिसकी कब्र अब तक किसी लुटेरे के हाथों अपवित्र नहीं हुई। पुसेंस का ताबूत सोने से नहीं बल्कि शुद्ध चांदी से बना हुआ था। यह मिस्र की परंपरा से बिल्कुल अलग था क्योंकि मिस्रवासियों के लिए सोना अमरता और देवत्व का प्रतीक था। वे मानते थे कि सोना सूर्य की शक्ति का प्रतीक है और आत्मा को अमृतत्व प्रदान करता है। लेकिन पुसेंस ने सोने के बजाय चांदी को चुना। क्यों? इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। उस समय मिस्र सोने से समृद्ध था, लेकिन चांदी बेहद दुर्लभ धातु मानी जाती थी। इसलिए चांदी का ताबूत बनवाना असल में सोने से भी अधिक वैभव और विलासिता का प्रतीक था। पुसेंस की कब्र से जितने खजाने मिले वे तुतनखामुन के खजाने की बराबरी करते थे। अद्भुत गहने, बारीक नक्काशीदार मुखौटे और अनमोल रत्नों से सजी वस्तुएं उसके चारों ओर रखी हुई थीं। उसका मृत्यु नकाब सबसे शानदार सुनहरी और नीली सजावट से सुसज्जित था। फिर भी उसकी पहचान इतिहास की परछाइयों में कहीं खो गई क्योंकि इस खोज का समय दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यह महान खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और पूरी दुनिया का ध्यान उस समय युद्ध की विनाश लीला में उलझा हुआ था। पुसेंस सिर्फ खजाने और ताबूत के कारण ही खास नहीं था, वह अपने समय का एक सक्षम और दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने शासनकाल में मिस्र को स्थिरता और शक्ति दी,
कहा जाता है कि उसके नेतृत्व में मिस्र ने आखिरी बार एक सशक्त और कल्पनाशील शासक का अनुभव किया। उसके बाद मिस्र की गद्दी पर विदेशी रक्त वाले शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा और मिस्र की महानता धीरे धीरे ढलान पर चली गई। द सिल्वर फराओ की कब्र मिस्र की उन गिनी चुनी कब्रों में से है जो समय और लुटेरों की मार से बच गईं। उसका चांदी का ताबूत आज भी इस बात का प्रमाण है कि कभी मिस्र की धरती पर ऐसा शासक हुआ था जिसने सोने की चमक से भी आगे जाकर एक अलग पहचान बनाई। और यही कारण है कि पुसेंस प्रथम को आज भी मिस्र के सबसे रहस्यमय और अंडररेटेड फराओ में गिना जाता है। नंबर 9, द रोसेटा स्टोन। भाषा की वह कुंजी जिसने खोले मिस्र के रहस्य इतिहास को समझने की सबसे बड़ी चाबी है भाषा। अगर हमें अतीत की सभ्यताओं की भाषा समझ में आ जाए तो मानो समय की दीवारें टूट जाती हैं और हम सीधे उस द्वार में पहुंच जाते हैं। प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी पहेली हमेशा उनकी रहस्यमयी लिपि हायरोग्लिफ रही है। यह ऐसी चित्रलिपि थी जिसमें हर चिन्ह किसी वस्तु, देवता या विचार को दर्शाता था, लेकिन इसका सही अर्थ समझना आसान नहीं था। यही वजह थी कि सदियों तक मिस्र की सभ्यता की कहानियां दुनिया के लिए अंधेरे में डूबी रहीं और फिर 1799 में हुई एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। द रोसेटा स्टोन। नेपोलियन की मिस्र पर चढ़ाई के दौरान कुछ फ्रांसीसी सैनिक नील डेल्टा के इलाके में खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक काला ग्रेनाइट पत्थर मिला जिस पर 3 अलग अलग लिपियों में एक ही शिलालेख लिखा था, ग्रीक, डेमोटिक और मिस्री हायरोग्लिफ। सैनिकों ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह मिस्र की भाषा को समझने की कुंजी हो सकता है। इस पत्थर का महत्व इतना बड़ा था कि युद्ध की तबाही के बीच भी उन्होंने इसे सुरक्षित रखा। ग्रीक भाषा उस समय तक विद्वानों को भली भांति ज्ञात थी। जब शिलालेख के ग्रीक भाग का अनुवाद किया गया और फिर उसकी तुलना हायरोग्लिफ से की गई तो धीरे धीरे वह रहस्य खुलने लगा जिसे सदियों तक कोई नहीं समझ पाया था। यही वह क्षण था जिसने विद्वानों को प्राचीन मिस्र की भाषा का द्वार खोलने का अवसर दिया। रोसेटा स्टोन ने साबित किया कि मिस्र के प्रतीक चिन्ह सिर्फ सजावटी चित्र नहीं बल्कि एक व्यवस्थित भाषा थे। इस खोज ने न सिर्फ प्राचीन ग्रंथों, मंदिरों की दीवारों और कब्रों की कहानियों को उजागर किया, बल्कि हमें यह भी बताया कि मिस्रवासी कैसे सोचते थे, कैसे लिखते थे और उनकी आस्था कितनी गहरी थी। आज रोसेटा स्टोन को मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि वह पुल है जिसने आधुनिक युग को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से जोड़ दिया। अगर यह पत्थर न मिला होता तो शायद आज भी हम पिरामिडों और मंदिरों पर लिखे चिन्हों को सिर्फ सजावट मानकर अनदेखा कर रहे होते। नंबर 10, क्लियोपेट्राज रेस्टिंग प्लेस। मिस्र की अंतिम रानी का अनदेखा मकबरा। अगर प्राचीन मिस्र की सबसे प्रसिद्ध शख्सियत की बात करें तो वह है रानी क्लियोपेट्रा। राजनीति, संस्कृति और सुंदरता, इन तीनों का प्रतीक रही यह रानी इतिहास की सबसे चर्चित महिलाओं में गिनी जाती है। उसका नाम आज भी अमर है, लेकिन उसके जीवन से जुड़ी कई गुत्थियां अब तक अनसुलझी हैं। सबसे बड़ी पहेली है उसकी असली कब्र कहां है और उसकी मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है। क्लियोपेट्रा की कब्र को लेकर सदियों से विद्वानों के बीच बहस चली आ रही है। कुछ मानते हैं कि उसे अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया जहां उसका जन्म हुआ था, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उसकी कब्र नील डेल्टा के पास है, अपने पूर्वजों के मकबरों के बगल में। लेकिन हाल ही में एक नई खोज ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। अलेक्जेंड्रिया से 30 मील दूर टापोसिरिस मैग्ना नामक स्थान पर एक शाही दफन स्थल मिला है जो क्लियोपेट्रा के समय का है। यह खोज पुरातत्वविदों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। उन्हें उम्मीद है कि इस स्थान पर आगे खुदाई करने से क्लियोपेट्रा की असली कब्र तक पहुंचा जा सकेगा। अब तक केवल एक छोटे हिस्से की ही खुदाई हुई है और बाकी क्षेत्र को सावधानी से जांचने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ की संरचना बेहद संवेदनशील है। विशाल सुरंगें और बड़े बड़े कक्ष इस मकबरे का हिस्सा हैं, जिन्हें धीरे धीरे उजागर किया जा रहा है।
क्लियोपेट्रा की मृत्यु को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, जबकि अन्य मानते हैं कि यह दरअसल राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम था। अगर उसकी कब्र मिल जाती है तो शायद इन सवालों का उत्तर हमेशा के लिए मिल जाए। आज पूरी दुनिया की निगाहें टापू सिरिस मैग्ना पर टिकी हैं, क्योंकि यह खोज तुतनखामुन की कब्र जैसी ही सनसनी फैला सकती है। यह सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा, क्योंकि जिस दिन क्लियोपेट्रा का असली विश्राम स्थल उजागर होगा, उस दिन इतिहास का एक और गहरा रहस्य हमेशा के लिए उजाला देखेगा। नंबर 11, बीस्ट ह्यूमन, एलियन और मानव की रहस्यमयी संतान जिसने पिरामिड रचे। इतिहास की किताबों में हम पढ़ते हैं कि मिस्र के पिरामिड गुलामों और शिल्पकारों ने बनाए, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिन्हें मुख्यधारा का विज्ञान स्वीकार नहीं करता। फिर भी वे इतने रोमांचक और रहस्यमय हैं कि उन्हें अनदेखा करना असंभव है। उनमें से एक विचार यह कहता है कि हजारों साल पहले एलियन और इंसानों ने आपस में मिलकर एक ऐसी नई प्रजाति को जन्म दिया जिसे बीस्ट ह्यूमन कहा जाता है। ये जीव न तो पूरी तरह इंसान थे और न ही पूरी तरह परग्रही, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप थे। कहा जाता है कि इन्हीं ने वे अजूबे खड़े किए जिन्हें देखकर आज भी आधुनिक इंजीनियर दंग रह जाते हैं। मिस्र के पिरामिड। पुराने ग्रंथों और चित्रों में कई बार ऐसे जीवों का जिक्र मिलता है जिनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन सिर या आकार किसी जानवर या किसी अजीब रूप में दिखाई देता है। मिस्र की दीवारों पर बने चित्रों को देखो। हॉरस, अनुबिस, सेखमेत, ये सब आधे मानव और आधे किसी और रूप में दर्शाए गए हैं। मुख्यधारा इतिहास इन्हें सिर्फ देवताओं का प्रतीक मानता है, लेकिन कई वैकल्पिक शोधकर्ता कहते हैं कि यह दरअसल उन बीस्ट ह्यूमन का चित्रण है जिन्हें प्राचीन मिस्रवासियों ने अपनी आंखों से देखा था। इन प्राणियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें साधारण इंसानों से कहीं अधिक शक्ति और ज्ञान था। वे भारी भरकम पत्थरों को आसानी से उठा सकते थे और ऊर्जा तथा गणना की ऐसी समझ रखते थे जो उस युग के किसी सामान्य मानव के लिए असंभव थी। यही कारण है कि उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े किए वह पिरामिड, जो आज भी खगोलीय सटीकता से ओरायन तारामंडल की रेखाओं से मेल खाते हैं। कुछ प्राचीन कथाएं कहती हैं कि एलियन पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव जाति को अपने प्रयोग का हिस्सा बनाया। उन्होंने इंसानों के साथ प्रजनन किया और एक ऐसी संकर जाति तैयार की जिसे खास तौर पर निर्माण और विशाल ढांचों को खड़ा करने के लिए बनाया गया था। यही बीस्ट ह्यूमन मिस्र के गुप्त इतिहास में असली निर्माता माने जाते हैं। उनका आकार बड़ा, मांसपेशियां मजबूत और बुद्धि सामान्य इंसानों से कहीं आगे थी। समय बीतने के साथ ही यह जाति धीरे धीरे नष्ट हो गई, या शायद उन्हें उनके निर्माताओं एलियनों ने वापस अपने साथ ले लिया। लेकिन उनके अस्तित्व की गूंज मिस्र की दीवारों, मूर्तियों और मिथकों में आज भी सुनाई देती है। यही वजह है कि पिरामिडों को देखते ही सवाल उठता है, क्या सचमुच ये सिर्फ इंसानों की मेहनत का परिणाम थे, या इसके पीछे कोई ऐसी प्रजाति थी जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया? बीस्ट ह्यूमन का सिद्धांत भले ही विवादास्पद हो, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर एलियन और इंसान की संतान ने वाकई इन पिरामिडों का निर्माण किया था, तो इसका मतलब है कि हमारे अतीत में ऐसा अध्याय छिपा हुआ है जिसे आज की विज्ञान और इतिहास की परिभाषाएं कभी नहीं छू पाई। और शायद यही वह कारण है कि मिस्र के पिरामिड आज भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, मानो वे किसी और ही दुनिया की याद दिला रहे हों। दोस्तों, मिस्र की धरती पर जितना भी खोदते हैं उतने ही रहस्य बाहर आते जाते हैं। कभी सुनहरी मम्मियां, कभी गुप्त नगर, कभी अधूरे स्मारक, और अब तो यह तक कहा जाता है कि एलियन और इंसान ने मिलकर बीस्ट ह्यूमन बनाए जिन्होंने पिरामिड खड़े किए। सच क्या है और कल्पना क्या, यह शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। लेकिन इतना तय है कि मिस्र हमें बार बार यही सिखाता है कि हमारा अतीत उतना साधारण नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रहस्यों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।